तो हेलो ऑल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके सभी कोर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसी कड़ी में नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो सब्जेक्ट है, जो कि काफ़ी टफ सब्जेक्ट स्टूडेंट को लगता है, उसके लेक्चर आपको आज से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और उम्मीद है इन लेक्चर्स को सुनने के बाद, इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों से काफ़ी निजात मिलेगी। काफ़ी इजीली आप इस सब्जेक्ट को फिर समझ पाएंगे और आगे अपनी पढ़ाई को तैयार रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओवरऑल आपका सब्जेक्ट का जो ओवरव्यू है वो 70 मार्क्स का है। और 70 मार्क्स कवर करने के लिए हमें 5 यूनिट पढ़नी है। यूनिट वाइज अगर मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूं, तो हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। देन सेकेंड यूनिट है हमारी एसी नेटवर्क थ्योरम। देन हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस। और फोर्थ यूनिट में हम नेटवर्क फंक्शन पढ़ेंगे। और फिफ्थ यूनिट है नेटवर्क सिंथेसिस। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है इन पांचों यूनिट का 70 मार्क्स का। नाउ अगर हम बात करें पर यूनिट से आने वाले क्वेश्चंस की, तो 14 मार्क्स के क्वेश्चन ईच एंड एवरी यूनिट से पूछे जाएंगे, जो मैंडेटरी है। तो ऐसा मान के चलें कि मिनिमम 14 और मैक्सिमम जो है वो ईच एंड एवरी यूनिट से 21 to 23 मार्क्स पूछा जाता है। कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूँ 21 to 23, क्योंकि पेपर जो आता है वो लगभग 110 नंबर का आता है। आपको अटेम्प्ट करना होता है 70 का। मतलब इंटरनल चॉइस आपके पास अवेलेबल होती है हर एक यूनिट में, सेक्शन ए के पार्ट को छोड़कर। यानी सेक्शन ए में आपके पास चॉइस नहीं होती, वहां आपको सभी अटेम्प्ट करने होते हैं। 7 क्वेश्चन देंगे और 7 के 7 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ तो नाउ दिस इज योर ओवरव्यू, या आप कह सकते हैं एक तरीके से ये ओवरव्यू है फ्लो डायग्राम के थ्रू। आप जो जो चीजें इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, या जो जो चीजें आज हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं, उसका एक फ्लो डायग्राम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, केबीएल और केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। दोनों ही हम देखेंगे, दोनों की थ्योरी हम देखेंगे, दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देन सेकंड जो ब्लॉक है, आप देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे मैश एनालिसिस की। देन हम बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। और उसके बाद आज लास्ट में जो फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। तो एक तरीके से इस यूनिट सेकंड का ओवरव्यू है आपका। और बहुत ही बेसिक चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राइट द मैच करंट इक्वेशन इन द सर्किट शोन इन फिगर एंड डिटरमाइन द करंट। एक सर्किट आपको बना हुआ दिख रहा है। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। दूसरा एक सर्किट आप देख पा रहे होंगे, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज यूजिंग द नोडल एनालिसिस। दूसरे क्वेश्चन में हमें नोडल एनालिसिस मेथड का यूज करना है। नाउ थर्ड वन इज फाइंड द करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर। थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमें ये थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। और ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक जानकारियां गेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट।
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क कॉम्बिनेशन है वेरियस इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का। और वो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे रजिस्टर हुआ, इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। यानी अगर ये इलेक्ट्रिक एलिमेंट एक साथ किसी सर्किट के अंदर लग जाएं तो इस प्रकार कनेक्टेड एलिमेंट को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। नाउ इसके बाद आप देख रहे होंगे डेफिनेशन है, व्हाट इज एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क किसे बुलाते हैं? एक्टिव नेटवर्क कंटेन्स वन और मोर देन वन एनर्जी सोर्स। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो एक या एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स अपने अंदर इंक्लूड करे, ऐसे नेटवर्क को हम एक्टिव नेटवर्क बुलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट? तो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम एक्टिव एलिमेंट बुलाते हैं। और अगर किसी नेटवर्क में वो एलिमेंट लग जाएं, एक या एक से ज्यादा वो एलिमेंट लग जाएं, तो उसे फिर हम एक्टिव नेटवर्क बुलाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एलिमेंट लाइक बैटरी और ट्रांजिस्टर। तो अगर एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं बैटरी और ट्रांजिस्टर। नाउ सेकंड वन इज पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क क्या होता है? पैसिव नेटवर्क डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी सोर्स। पैसिव नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कोई भी एनर्जी सोर्स कंटेन नहीं करता। इट कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट लाइक आर, एल एंड सी। और अगर मैं पैसिव नेटवर्क की बात करूं तो पैसिव नेटवर्क में हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर को एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। नाउ द सेकंड वन इज किरचॉफ्स लॉ। जैसा कि आपको पता है कि किरचॉफ ने दो नियम दिए थे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किरचॉफ्स करंट लॉ, द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग ए नोड इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग इट। इसका मतलब किसी नोड पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो नियम है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। देन सेकंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन ए सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी क्लोज लूप के अंदर वोल्टेज का जो सम है वो जीरो के इक्वल होता है, ये हमारे केवीएल हमें बताता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ रिमेंबर दिस बोथ थिंग्स, के जो आपका केवीएल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और जो आपका केसीएल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों ही पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कौन फॉलो करता है, तो केसीएल फॉलो करता है, उसी के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कौन फॉलो करता है, तो केवीएल फॉलो करता है। सो ये हुए आपके कुछ केवीएल और केसीएल के डेफिनेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज मैथ एनालिसिस। सो हम बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड के थ्रू जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, मैथ एनालिसिस। व्हाट इज मैथ एनालिसिस? टू परफॉर्म मैथ एनालिसिस द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। किसी मैथ एनालिसिस के सवाल को हल करने के लिए हमें ये कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इन स्टेप को देख रहे हैं, देन हम एक सर्किट लेंगे और उस एग्जाम्पल के अंदर मैथ एनालिसिस के इन सभी स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। जैसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल द मैसेज इन द सर्किट। जो भी सर्किट आपको दिया हुआ है उस सर्किट के अंदर सबसे पहले आप सभी मैश को आइडेंटिफाई करेंगे, कितने मैश यहाँ बन रहे हैं। देन असाइन ए करंट टू ईच मैश। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि ईच एंड एवरी मैश के अंदर हम करंट को असाइन करते हैं इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकते हैं। देन थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड स्टेप है हमारा, मार्क्स पोलैरिटी ऑन ईच रेजिस्टेंस। ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस के ऊपर पोलैरिटी मार्क करते हैं। ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तब आपको बहुत इजीली ये बातें समझ में आएंगी। देन अप्लाई केवीएल इन ईच मैश वन बाय वन।
अब जितने भी मैच हमारे सर्किट में बने हुए हैं, उन सभी मैच के अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे एक एक करके। नाउ वी हैव वन इक्वेशन फ्रॉम ईच मैच, और जितने भी मैच होंगे उन सभी मैच की हेल्प से हमें एक एक इक्वेशन बने मिलेगी। सॉल्व ऑल दीज इक्वेशन टू फाइंड मैच करंट। उन सभी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, और करंट ईच एंड एवरी मैच की हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये स्टेप है जो हमें सीक्वेंस वाइज फॉलो करने हैं मैथ एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हुए। देखिएगा, आप एक न्यूमेरिकल आप देख पा रहे होंगे, राइट द मैच करंट इक्वेशन इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट के अंदर मैच इक्वेशन लिखने हैं, और उन मैच इक्वेशन की हेल्प से हम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप हमें बताए गए हैं, जो हमने पीछे देखे थे, वही हमें फॉलो करने हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे, वन बाय वन करके मैं इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होता है कि आपको ये जो आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको मैथ्स कंसिडर करने हैं। कितने मैथ्स बन रहे हैं सर्किट में, वो मैथ्स आपको कंसिडर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये मान लिया कि यहाँ इस सर्किट में दो मैथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक मैथ्स ये है और एक मैथ्स ये है। एक्चुअल में मैथ्स क्या होता है, मैश या फिर लूप क्या होता है? तो लूप क्या होता है, लूप एक क्लोज पाथ है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैश। क्लोज पाथ यानी अगर आप इस सर्किट में यहाँ से चलना शुरू करें, इस पॉइंट से अगर आप चलना शुरू करें और वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएं और क्लोज पाथ बनाएं, तो इस प्रकार अ, जो रूट आप फॉलो करेंगे उसे आप मैश बुलाएंगे। इसी प्रकार सपोज करिएगा, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। आप इस सर्किट में किसी भी पॉइंट को ले लें, सपोज करिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं और घूम के वापस यहीं आ गए, तो आपने क्लोज पाथ बनाया। तो इस प्रकार जो क्लोज पाथ बनता है उसे हम मैश बुलाते हैं या लूप बुलाते हैं। नाउ पहली बार हमने मैश असाइन कर लिए, हमको पता लग गया कि इसमें दो मैच है, एक मैच हमारा ये है, दैट इज मैच फर्स्ट, दैट इज मैच सेकंड, ये हमारा मैच सेकंड है। देन इसके बाद हमें क्या करना होता है, ईच एंड एवरी मैच के अंदर हमें करंट असाइन करनी होती है। और करंट आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, ये एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये एक 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। मैच फर्स्ट में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और मैच सेकंड में 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। आपको ये बात पहले से पता है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहती है। इसका मतलब जो करंट बह रही होगी, इस अगर सर्किट की मैं बात करूं, तो ये बैटरी का हायर पोटेंशियल है, करंट इस तरफ से इधर बह रही होगी, तो मैं डायरेक्शन भी जो है करंट की वही एज्यूम कर लेता हूँ। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिस तरफ बैटरी करंट फ्लो करा रही है उसी तरफ आप करंट की डायरेक्शन लें। बट अगर आप इसके उल्टा भी लेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ इस पहले मैश में जो करंट बह रही है वो इस तरफ बह रही है, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस करंट को मैंने मान लिया है I1। इसी प्रकार यहाँ जो 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से जो करंट बह रही है वो इस तरीके से बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, उसको मैंने मान लिया है I2। तो दोनों मैच में करंट मैंने एज्यूम कर ली है, मान ली है। देन इसके बाद दिस इज योर मैच फर्स्ट एंड दिस इज योर मैच सेकंड, ये आपका मैच सेकंड है। ठीक है। नाउ इसके बाद जो रेजिस्टेंस है हमारे, उन रेजिस्टेंस पे हमें पोलैरिटी असाइन करनी होती है। तो देखिए पोलैरिटी कैसे असाइन की जाती है, आप देखिएगा आपकी जो करंट है, करंट रेजिस्टेंस में जिस तरफ से एंटर करती है उस साइड को पॉजिटिव मानते हैं, और जिधर से करंट बाहर निकलती है उस साइड को नेगेटिव मानते हैं, पोलैरिटी असाइन करने के लिए। तो ये जो करंट I1 है, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में इस साइड से एंटर करेगी तो मैंने उसको पॉजिटिव लिखा, और इस साइड से बाहर निकलेगी तो मैंने उसको नेगेटिव लिखा। अब इस मैच में मैं इस 2 ओम रेजिस्टेंस में आऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए सेकंड वाले मैच के जो नोटिफिकेशन मैंने बनाए थे उनको मैं गायब कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में इधर आऊंगा, तो यहाँ ये करंट
I1 इन करेगी, तो इन करने वाला मतलब जहां से करंट एंटर करेगी उसे पॉजिटिव लेना है, और जहां से करंट बाहर निकलेगी उस साइन को नेगेटिव लेना है। तो ये मेरी पहले मैच में 5 ओम के रेजिस्टेंस और 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट असाइन हो गई। और करंट असाइन करने के बाद मैंने रेजिस्टेंस की पोलैरिटी भी असाइन कर ली है, और एक क्लोज लूप बच गया है। नाउ बैटरी जो लगी हुई है वहां पोलैरिटी असाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिफाइन है। कहीं कहीं डिफाइन ना हो तो आपको ध्यान रखना है, जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटी प्लेट होती है बैटरी की वो लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। उसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे इस 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट बह रही होगी, तो इस 10 ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पे जो करंट जा रही होगी, इनकमिंग साइन पॉजिटिव, आउटगोइंग साइन नेगेटिव। फिर इस 2 ओम रेजिस्टेंस में इस सेकंड वाले मैच की मैं बात करूं, इधर से जब ये करंट I2 जाएगी तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और ये बाहर निकलने वाला साइन हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब इस 2 ओम रेजिस्टेंस में अगर आप देखें, मैच फर्स्ट के लिए चाहे मैच सेकंड के लिए, यहाँ इस 2 ओम रेजिस्टेंस में दो करंट बह रही हैं। कौन कौन सी? I1 और I2। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन क्या है? आप देखेंगे दोनों ही करंट, चाहे वो I1 हो चाहे वो I2 हो, दोनों ही पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब ऐसा होता है तो इन दोनों करंट को ऐड कर देते हैं, और जब अपोजिट साइन होता है तो हमेशा जिस लूप की बात कर रहे हैं उस लूप की करंट को ग्रेटर मानकर दूसरे लूप की करंट को छोटा मानते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इक्वेशन बनाते हैं इसकी। जो चीजें मैंने अभी अभी यहाँ की हैं उनको मैं आगे परफॉर्म करूंगा फिर से। सो ये हमारा सर्किट है, और वो चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बनाई थी मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। देखिए, इसको हमने पॉजिटिव माना था, इसको हमने नेगेटिव माना था। नाउ दिस वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जो करंट I2 है हमारी, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, और ये जो करंट I1 है इसकी डायरेक्शन है हमारी इस तरफ। नो, अब मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा। लूप फर्स्ट में या मैथ फर्स्ट में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन मैथ फर्स्ट। मैथ फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम मैथ फर्स्ट में KVL अप्लाई करेंगे तो KVL कैसे अप्लाई होता है देखिएगा। सबसे पहले हम इस 5 ओम रेजिस्टेंस से मानते हैं, हम चलना शुरू करते हैं। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में हमें KVL इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो आपको पता है KVL के लिए सभी वोल्टेज का सम जीरो के बराबर रखना होता है, और B बराबर होता है I × R। तो जहां डायरेक्ट वोल्टेज नहीं दी होगी, नहीं दी हुई होगी, वहां हम रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वही प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट दे रखा है, तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगी 5 × I1 प्लस इस 2 ओम रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस का मान है 2, और करंट यहाँ बह रही है कौन सी? दो करंट बह रही है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2। नो, व्हाट इज दिस साइन? नो, दिस साइन इज नेगेटिव, तो -10, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी देखा आपने KVL के लिए हमने क्या कहा था, जितनी भी वोल्टेज होंगी किसी मैच के अंदर उन सभी को सम करेंगे और जीरो के बराबर रख देंगे। तो हमने ऐसे ही किया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हुआ 5I1 प्लस के 2I1 प्लस के 2I2, एंड दैट इज इक्वल टू 10, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 10। तो आप देखेंगे ये यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये जो दोनों I1 है इनको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 हुए, यानी कि 7I1 और प्लस के 2I2, एंड दैट इज इक्वल टू 10। इसको कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन आपके पास आ गई है मैथ्स फर्स्ट से। नाउ अब हम बात करेंगे मैथ्स सेकंड की। तो मैथ्स सेकंड में अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मैथ्स सेकंड में अप्लाई कर लेते हैं। अभी मैंने मैथ्स फर्स्ट किया है, देन उसके बाद हम मैथ्स सेकंड में अप्लाई कर लेते हैं। तो आपको पता है
कि अभी अभी हमने देखा था कि दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ दोनों साइन हमारे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव नेगेटिव थे। करंट हमारी इस तरफ बह रही थी I2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा? इक्वेशन लिखने का तरीका है tan I2 प्लस, क्योंकि सेकंड मैश में I2 करंट बह रही है, देन 2, और करंट है हमारी I1 प्लस I2। और यहाँ पे जो देखेंगे आप, ये साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो साइन लगाएंगे माइनस, और वोल्टेज की वैल्यू है 50, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन का वैल्यू। हमें यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी सेकंड लूप से या सेकंड मैश से, हमें इक्वेशन मिलेगी, देखिएगा यहाँ पे 2I1 है, तो I1 अकेला बच्चा 2I1, और प्लस के 10 ये हैं, और दो ये हो जाएंगे, तो I2 हो जाएंगे 12। तो 12I2, एंड दैट इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। पहली इक्वेशन क्या आई थी? 7I1 प्लस के 2I2, 7I1 प्लस के 2I2, दैट इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। दोनों को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप सिंप्लीफाई करेंगे और I1 और I2 के मान निकालेंगे। तो कैलकुलेटर से इक्वेशन को कैसे, दो वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई की जाती है, आई होप आपको आती होगी। और अगर नहीं आती है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको इस लेक्चर के बाद डाल दूंगा कि टू वेरिएबल का इक्वेशन आप कैसे कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप इसे मैनुअल भी हल कर सकते हैं। मैनुअल हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लेंगे, यानी कि किसी एक वेरिएबल को आप यहाँ से डिमिनिश कर देंगे। आप देखिए, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 12 बन जाएगी। और फिर इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिएगा, या फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिएगा। I1 का मान पहले निकल जाएगा, देन I1 का वो मान उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, I2 का मान निकल जाएगा। तो आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद जो आपके I1 का मान आएगा, I1 दैट इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू आएगा 0.25 एम्पियर। नो व्हाट इज I2? I1 का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो I2 का मान आएगा 4.12 एम्पियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार जो भी मैथ एनालिसिस के आपके सवाल हैं, आपको इसी प्रकार हल करने हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम बुलाते हैं नोडल एनालिसिस। दैट इज कॉल्ड नोडल एनालिसिस और नोड मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोडल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि नोडल एनालिसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। टू परफॉर्म नोडल एनालिसिस द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। नोडल एनालिसिस के सवाल को हल करने के लिए हमें ये डिफरेंट प्रकार के स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। जैसे वहाँ हमने मैथ एनालिसिस में किया था, ऐसे ही हमें नोडल एनालिसिस में करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द जंक्शन। जितने भी जंक्शन सर्किट में अवेलेबल हैं उन सभी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन कंसिडर वन जंक्शन एट रेफरेंस। उनमें से किसी एक जंक्शन को हम रेफरेंस जंक्शन की तरह कंसिडर करते हैं। एट द रेस्ट जंक्शन शुड बी कंसिडर्ड। देन नो एज्यूम ब्रांच करंट। सभी जितनी भी सर्किट में ब्रांच है उन सभी ब्रांच के अंदर हम करंट एज्यूम करते हैं रैंडम डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन हम एक ही लेंगे, किसी भी डायरेक्शन में हम रैंडमली करंट को कंसिडर करते हैं, ले सकते हैं। देन अप्लाई KCL एट ईच नोड वन बाई वन। उसके बाद हम ईच एंड एवरी नोड के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं, एंड देन सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द नोड वोल्टेज एंड करंट। तो बेसिकली इन स्टेप्स को जब हम न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करेंगे तब हम बहुत इजीली और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं नोडल एनालिसिस को। व्हाट इज नोडल एनालिसिस? तो ये एक सवाल है जो कि आया हुआ है। आप देख भी पा रहे होंगे कि एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं। एक 100 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 12 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 एम्पियर का करंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हमें दी हुई हैं। नाउ डिटरमाइन द वोल्टेज यूजिंग द नोडल एनालिसिस। और देखिएगा यहाँ पे एक खास बात है,
उसने जो हमसे वोल्टेज पूछी है, स्पेशली उसने वो साइन बना दिया है जिस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो हमसे वोल्टेज पूछना चाह रहा है। तो ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके रेस्पेक्ट में वो हमसे वोल्टेज पूछना चाह रहा है नोडल एनालिसिस की हेल्प से। तो चलिए, अ, वही स्टेप जो हमने वहाँ पे आपको बताए थे वो हम फॉलो करने शुरू करते हैं, उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, जितने भी नोड हैं उन नोड को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, नोड क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचें आकर मिल रही हों। तो देखिए, ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचें आके मीट हो रही हैं सर्किट की। ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचें आके मीट हो रही हैं। और तीसरा एक नोड है जो आप देख भी पा रहे होंगे, नो दैट दैट इज ग्राउंड नोड। ग्राउंड नोड क्या होता है, जहां ज्यादातर ब्रांचें सर्किट की आके करंट कनेक्ट हो रही हों, उसे ग्राउंड नोड बुलाते हैं। और उसको ऑलवेज नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल को हल करने के लिए क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो आप देख भी पा रहे होंगे, इस नोड की वोल्टेज को मैंने बी ए मान लिया है, और इस नोड की वोल्टेज को मैंने बी बी मान लिया है। मैंने मान लिया है इस 8 ओम के रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जो करंट बह रही है वो आई वन है। 12 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट बह रही है वो आई टू है। 2 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट बह रही है वो आई थ्री है। 6 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट बह रही है वो आई फोर है। और आपको दिख रहा है इधर से तो एक 10 एम्पियर की करंट ऑलरेडी आ ही रही है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही रही है। नाउ, इसके बाद आपको पता है कि नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, नाउ दिस इज रेजिस्टेंस आर, इसका टर्मिनल है ए और इसका टर्मिनल है बी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस आर में बहने वाली करंट आई का मान मुझे बताइए क्या होगा। तो देखिए, इस आई को लिखने का तरीका हुआ आई दैट इज इक्वल टू, इसका जो इनिशियल पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल यहाँ जा रहा होगा बी ए, इस टर्मिनल की वजह से, ए की वजह से बी ए। और यहाँ जा रहा होगा बी बी, ये जो बी है इसकी वजह से बी बी, तो बी ए माइनस बी बी। और इस ब्रांच में कनेक्टेड रेजिस्टेंस, तो करंट आपको मिल गया। एक्चुअल में करंट क्या होता है, अगर मैं नोडल एनालिसिस की बात करूं, तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी बी अपॉन, करंट का मान होता है वी अपॉन आर। नो, व्हाट इज बी? बी होता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, अगर एक रेजिस्टेंस है मेरे पास जिसका इनिशियल पोटेंशियल या विभवांतर बी है, और फाइनल विभवांतर बी बी है, तो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, बी ए माइनस बी बी। और रेजिस्टेंस कितना है, आर, उससे डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो करंट की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। तो यही चीजें हमें नोडल एनालिसिस के अंदर अप्लाई करनी होती है और इक्वेशन क्रिएट करनी होती है। जैसा आप देख भी पा रहे हैं, मैंने यहाँ इन जो करंट कंसीडर की थी ब्रांच के अंदर, उनके मान डायरेक्टली यहाँ लिखे हुए हैं। कैसे, देखिए, यहाँ से इस आई वन करंट में इधर से जाने वाला पोटेंशियल है 100, और इधर से आने वाला पोटेंशियल है बी ए। तो इसकी वैल्यू हुई आई वन बराबर 100 माइनस बी ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का मान है 8। इसी प्रकार मैं आई टू का मान लिख सकता हूँ। कैसे, व्हाट इज आई टू? आई टू बराबर है, इधर से जा रहा है पोटेंशियल बी ए, और इधर से पोटेंशियल जा रहा है जीरो। तो बी ए माइनस बी जी, बी जी का मान जीरो है, तो आप देख रहे हैं खाली वैल्यू रह गई बी ए डिवाइडेड बाई 12। उसी प्रकार आप आई थ्री का मान लिखेंगे, तो आई थ्री का मान क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई जितना रेजिस्टेंस है, तो बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार आप आई फोर का मान लिखेंगे, आई फोर का मान हो जाएगा बी बी माइनस बीजी डिवाइडेड बाई, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल हुआ इस बी पोटेंशियल की वजह से बीबी, और फाइनल हुआ इधर से जो जा रहा है बीजी, तो बी बी माइनस बीजी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। बीजी का मान जीरो रखा तो आ गया है वैल्यू बीबी बाई 6। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको। कैसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, ईच एंड एवरी नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करना है। तो देखें आप कितने नोड यहाँ बन रहे हैं, एक नोड है बी ए, दूसरा नोड है बी बी। तो नोडल एनालिसिस क्या कहता है, किसी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आने वाली कौन सी है, आई वन, और बाहर जाने वाली कौन सी है, आई वन और आई टू और आई थ्री। तो यहाँ मैं क्या अप्लाई कर लूँ, केसीएल अप्लाई कर लेता हूँ।
चलिए यहाँ मैं केसीएल अप्लाई कर लेता हूँ एंड देन, तो देखिए यहाँ से आ रहा है I1, इधर चला गया आपका I2, इधर चला गया आपका I3, और ये है आपका I4। ठीक है। नाउ तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अगर मैं इसकी जो वोल्टेज है दैट इज बी ए, जो हमने कंसिडर कर रखी है, इसकी नोड की जो वोल्टेज है दैट इज बी बी, जो हमने कंसिडर की हुई है। तो अगर मैं यहाँ केसीएल अप्लाई करूँ, तो केसीएल अप्लाई केसीएल लिखेंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड ए। नोड ए के ऊपर जिसकी वोल्टेज बी है उसके ऊपर हमने केसीएल अप्लाई किया। तो केसीएल क्या कहता है, आने वाली करंट है I1 बराबर बाहर जाने वाली करंट है I2 प्लस I3। अगर आपको ध्यान हो तो I1 और I2 और I3 के वैल्यू मैंने अभी अभी ऊपर वहां पे निकाले हुए थे। तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और उन वैल्यूज को पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो I1 का वैल्यू क्या था, 100 माइनस बी ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, 8, तो मैंने 8 रखा है यहाँ पे। I2 का वैल्यू कितना आया था, आपको अगर याद हो तो आई टू का वैल्यू आया था बी ए डिवाइडेड बाई 12। नाउ प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, तो I3 का वैल्यू था बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई 2। अभी आप देखिएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो सभी डिनोमिनेटर में मेरे पास अ, ऐसा नंबर है, अगर मैं यहाँ से इसको कट करूं 2, ये चला जाएगा 6 टाइम्स, और ये चला जाएगा मेरा 4 टाइम्स। तो मैंने इनको सभी को क्या, दो से काट दिया एक तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ तो बचा 100 माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 4। चलिए आगे वाली स्लाइड पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। नाउ मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। तो देखिए वहां से जब मैंने उसको कट किया था तो यहाँ से मेरे पास बचा 100 माइनस बी ए डिवाइडेड बाई 4। नाउ दैट इज इक्वल टू बी ए बाई 6 और प्लस बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई 1। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको वंस अगेन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आएगी। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन आएगी 17 BA माइनस 12 BB, 17 BA माइनस 12 BB दैट इज इक्वल टू 300। इसका मतलब, इसको जब मैं इतने को सिंप्लीफाई करूंगा नोड ए के ऊपर केसीएल अप्लाई करने के बाद, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी बी 17 BA माइनस 12 BB दैट इज इक्वल टू 300। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। नाउ इसके बाद मैं सेकंड नोड के ऊपर केसीएल अप्लाई करूंगा इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ अप्लाई किया था, और वहां से भी एक इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। अभी क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे इस वाले नोड के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए इधर से करंट आ रही है I3, है ना, और यहाँ हमने करंट माना हुआ I4, और इधर से आ रही है 10। तो आप क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल होती है आउटगोइंग करंट के। तो इनकमिंग है I3 और इधर से 10, तो इनकमिंग हो गई I3 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू I4। ये मैंने कैसे लिखा है, नोड बी के ऊपर केसीएल अप्लाई किया है, अप्लाई केसीएल एट नोड बी। तो ये मेरा नोड बी है, इसके ऊपर केसीएल अप्लाई किया। I3 और I4 के मान ऑलरेडी मेरे पास है, आपको पता है हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे, वो वैल्यू पहले ही लिख ली थी। तो I3 की वैल्यू है बी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10। व्हाट इज I4, I4 का मान है बी बी डिवाइडेड बाई 6। आफ्टर सिंप्लीफाई दिस, जब मैं इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो इस पूरी
इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू आएगी, मैं उसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू आएगी 3BA, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -4BB दैट इज इक्वल टू 60। वो भी माइनस का 60 आएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। पहली इक्वेशन मेरे पास आई थी 17BA -12BB दैट इज इक्वल टू 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करूंगा और मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा BA और BB की। तो मेरे पास कैलकुलेटर की हेल्प से जब मैं इक्वेशन हल करूंगा तो BA का वैल्यू आएगा 60 वोल्ट, और बीबी का वैल्यू भी आएगा यहाँ से 60 वोल्ट। दोनों के वैल्यू 60 वोल्ट ही यहाँ से मुझे देखने को मिलेंगे। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि दोनों वैल्यू 60 वोल्ट ही आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके रेस्पेक्ट में बहने वाली वोल्टेज हमको बतानी है। नाउ अगर आप 6 ओम के रेस्पेक्ट में बहने वाली वोल्टेज निकालना चाहें तो आपको पता है कि 6 ओम में जो वोल्टेज बह रही है, दैट इज, आपको पता है ये है हमारी बीबी, और इसका मान है इस 6 ओम रेजिस्टेंस में बहने वाली वोल्टेज का, दैट इज बीबी माइनस बीजी ना, अपॉन 6। और इसमें बहने वाली करंट को हमने I4 कहा था, या आप कह सकते हैं I4 बराबर बीबी डिवाइडेड बाई 6। और बीबी का मान 60 आया है, तो 60/6 ना, तो कितना आया 10। इसका मतलब इसमें बहने वाली वोल्टेज तो हमें मिल गई, कितनी है 60 वोल्ट है, लेकिन अगर करंट हम निकालने लगे तो कितनी होगी 10 एम्पियर। तो करंट जो यहाँ बह रही है वो कितनी है, 10 एम्पियर की करंट है जो इस 6 ओम रेजिस्टेंस में बह रही है। एक चीज और यहाँ से वेरीफाई हो रही है, पैरेलल में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो आप देखेंगे ये जो 10 एम्पियर की करंट है वही इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो कर रही है, तो क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो आइडियल मानते हुए इसको आप देखेंगे ये एज यूजुअल करंट ही 10 एम्पियर की करंट ही इसके अंदर फ्लो हो रही है। और हमसे वोल्टेज पूछी थी जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से आप नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का थेवेनिन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सवाल बनता रहा है और हमेशा अभी तक आता रहा है, यहाँ से सवाल आगे भी आएगा। तो समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज थेवेनिन थ्योरम। अगर मैं थेवेनिन थ्योरम की बात करूं तो सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे थेवेनिन के, देन इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो हमने लिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इट स्टेट्स दैट any complex bilateral electrical network can be replaced by a simple network। ये इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल नेटवर्क के थ्रू, जिसके अंदर केवल एक वोल्टेज सोर्स VTH हो और उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हो ZTH या रेजिस्टेंस RTH हो। देखिए, अगर मैं DC की बात करूंगा तो RTH कहेंगे, और अगर मैं AC थ्योरम की बात करूंगा तो ZTH, क्योंकि AC में इम्पीडेंस लेना होता है और DC में रेजिस्टेंस RTH लेना होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे सर्किट में, दो नेटवर्क आप देख रहे होंगे यहाँ पे। एक आपका बना हुआ है ये वाला नेटवर्क जिसे हमने ए बुलाया हुआ है, तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ है, करंट IL हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इस सर्किट को हम कैसे करेंगे, रिड्यूस करेंगे या रिप्लेस करेंगे वोल्टेज सोर्स VTH, सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस RTH, और सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस RL के रेस्पेक्ट में। और इस RL में जो बहने वाली करंट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, IL कहलाएगी। तो ये एक सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स बाइलेटरल नेटवर्क को इस सिंपल नेटवर्क के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं, जहां एक वोल्टेज जो कि सर्किट की टोटल वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज कहलाती है VTH, सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस RTH और ZTH, और सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस RL, और उसमें बहने वाली करंट IL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट है। नाउ थेवेनिन थ्योरम के
सवाल को हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो जिस भी लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमसे वैल्यू पूछेगा, उस लोड रेजिस्टेंस को हम सर्किट से रिमूव कर देते हैं। तो पहला स्टेप है रिमूव लोड रेजिस्टेंस आर एल, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज बीटीएच अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लोड रेजिस्टेंस हमने ओपन किया है, उसके रिस्पेक्ट में हम बीटीएच यानी थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट वोल्टेज। देन फाइंड द रेजिस्टेंस आरटीएच। उसके बाद हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, सीन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए एंड बी के रेस्पेक्ट में जो हमें दिख रहा है, रिप्लेस नेटवर्क बाय वोल्टेज सोर्स बीटीएच एंड सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस आरटीएच। जब हम बीटीएच और आरटीएच निकाल लेंगे तो उसके बाद हम उस नेटवर्क को रिप्लेस कर देंगे सीरीज कनेक्टेड बीटीएच एंड आरटीएच नेटवर्क से, एंड फाइंड द करंट थ्रू द आर एल यूजिंग द ओम्स लॉ। और सीधा सीधा ओम का नियम लगा के हम अभी अभी हमने देखा आई एल बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं उस सर्किट में ओम्स लॉ लगाऊं तो आई एल का मान हो जाएगा, टोटल वोल्टेज है बीटीएच और रेजिस्टेंस है टोटल आरटीएच प्लस आर एल, दोनों की दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो आई एल बराबर हो जाएगा बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर एल। एक छोटे से सर्किट की हेल्प से इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये एक सर्किट हमें दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3, और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है टर्मिनल ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तो आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम हल करेंगे, सबसे पहला स्टेप है रिमूव लोड रेजिस्टेंस RL। इस लोड रेजिस्टेंस RL को रिमूव करेंगे तो यहाँ से हटा देंगे इसको। जैसे ही इसको हटाएंगे तो यहाँ ओपन सर्किट हो जाएगा। इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे उसके बाद। चलिए करते हैं। First, remove the load resistance RL from the network and calculate the open circuit voltage VTH, point A and B as shown in figure। तो जैसे ही हमने इसको रिमूव किया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज आया ना। व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज? तो ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? देखिए, आप यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे, रेजिस्टेंस है और किस तरीके से कनेक्टेड है। अ, अगर आप देखें तो आपका जो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये एक दूसरे के साथ, एक्चुअल में मुझे जो बीटीएस कैलकुलेट करना है, अगर आप देखें तो वो इस रेजिस्टेंस R2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई में और इनटू बाकी दोनों रेजिस्टेंस का, उसके अलावा जो बचा हुआ रेजिस्टेंस है उसका एडिशन। तो इसमें बहने वाला वोल्टेज डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस R1 के ऊपर। वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है, क्योंकि ये तो वैसे ही ओपन सर्किट रेजिस्टेंस है, इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा यहाँ पे। तो बीटीएस बराबर आ गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू बी। तो ये हमारा यहाँ से बीटीएस कैलकुलेट हो गया नाउ। उसके बाद हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज आरटीएच? यही इसी ओपन सर्किट के रेस्पेक्ट में मुझे आरटीएच कैलकुलेट करना है। तो आरटीएच कैसे? फॉर फाइंडिंग द सीरीज रेजिस्टेंस आरटीएच, रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन करेंगे अगर कोई अवेलेबल है तो। नाउ, तो हमने शॉर्ट कर दिया जो वोल्टेज सोर्स था, यहाँ एक वोल्टेज लगा हुआ था उसको शॉर्ट कर दिया है। नो, अब हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप अगर जब इधर से चलना शुरू करें तो आप देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस है R3, इसके सीरीज में दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो दो रेजिस्टेंसों का पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का सब नीचे। R3 उनके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो आरटीएच का वैल्यू हुआ R3 प्लस के R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नाउ वैल्यू हमें मिल गई है। इसके बाद हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, बीटीएच सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। नाउ दिस इज लोड रेजिस्टेंस जिसको हमने पहले रिमूव कर दिया था। इसमें बहने वाली करंट आईएल, और आईएल का मान होता है बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक न्यूमेरिकल है जो हमने लिया हुआ है।
तो समझेंगे यहाँ पे नाउ। फर्स्ट स्टेप में हम वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। वीटीएच क्या होता है, देखिए कह रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस कौन सा है, लोड रेजिस्टेंस है ये वाला जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको रिमूव कर दीजिएगा, रिमूव कर दिया, प्लस माइनस आ गया। नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे, वीटीएच कैलकुलेट करेंगे। तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं साहब, देखिए यहाँ पे जो मैथ्स बन रहे हैं हमारे, उन मैथ्स की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो वीटीएच हमें मिल जाएगा। नाउ राइटिंग द करंट इक्वेशन फ्रॉम मैथ्स 1 एंड 2, I1 बराबर -3 एंड I2 बराबर 1। नाउ राइटिंग द वीटीएच, अब वीटीएच लिखेंगे हम। वीटीएच क्या हो जाएगा, वीटीएच लिखने के लिए क्या करेंगे, तो वीटीएच लिखेंगे। वीटीएच लिखने का तरीका क्या है, एक्चुअल में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे वीटीएच की वैल्यू निकलेगी 4 - 2 I1 - I2 माइनस के वीटीएच, दैट इज इक्वल टू 0। मुझे वीटीएच का वैल्यू चाहिए, तो वीटीएच बराबर हो जाएगा 4 - 2 I1 - I2। नो I1 और I2 हमने पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं। I1 का मान -3 है, I2 का मान 1 है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो वीटीएच का मान मेरे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। तो यहाँ से वीटीएच मुझे मिला 12 वोल्ट, वीटीएच मुझे मिल गया है 12 वोल्ट। नाउ आरटीएच कैलकुलेट करेंगे। आरटीएच, तो आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने करंट सोर्स लगे हुए थे उनको ओपन कर दिया, यानी यहाँ भी गायब, यहाँ भी गायब। अब मुझे क्या निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे आरटीएच कैलकुलेट करना है, ए और बी टर्मिनल के रेस्पेक्ट में। तो आरटीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और दोनों का सम नीचे। तो आपको पता है इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो 2 और 3 अपॉन 3। नाउ कैलकुलेट दिस वन। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आरटीएस का वैल्यू मिलेगा। आरटीएस का वैल्यू आया 2 ओम। नाउ सभी वैल्यू आपको मिल गए हैं, कौन कौन सा, वीटीएच आपको मिल गया और आपको आरटीएच भी मिल गया है। वीटीएच और आरटीएच की ये दोनों वैल्यू आप अपने सर्किट में पुट करिएगा। नाउ व्हाट इज, सर्किट कैसे बनना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्किट में वीटीएच लगाते हैं, तो वीटीएच लगाएंगे। नाउ दैट इज वीटीएच, सपोज करिएगा ये मेरा वीटीएच है। सर्किट बनाएंगे जब ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट, देन आरटीएच लगाते हैं, दिस इज आरटीएच। देन लोड रेजिस्टेंस जिसको हमने रिमूव किया था वो सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका आरटीएच है, ऑलवेज इसी तरीके से बनना है। ये आपका आरएल है और इसमें बहने वाली करंट हम आईएल कहते हैं। तो एज यूजल यहाँ पे सर्किट आपको बना हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने बताया कि ये हमारा वीटीएच है जो हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा आरटीएच है जो हमने कैलकुलेट किया। नाउ ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसमें बहने वाली करंट आई एल अगर मुझे निकालनी है तो आपको पता है आई एल का मान होता है आई एल बराबर वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, तो 2 + 1। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 12/3, और 12/3 का मतलब कितना हुआ, 4 एम्पियर। तो यहाँ से हमारी आई एल की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। इस तरीके से आप किसी भी थेवेनिन थ्योरम के न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। अ, यहाँ से आपको एग्जाम में थेवेनिन थ्योरम के न्यूमेरिकल और मैथ्स और नोडल एनालिसिस से सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने 3 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, मैथ्स एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट और थेवेनिन थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। हमने वो प्रोसीजर भी पढ़ा जहाँ से हम थेवेनिन थ्योरम के न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर में लगातार बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू।